इसके प्रयोग से न केवल मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अपितु पशुधन के गर्भाधारण में भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। एक तो रासायनिक खेती, जिसको हम प्राकृतिक खेती के नाम से ज्यादा जानते हैं। दूसरा एक प्रयास किया था जैविक खेती का, और एक है प्राकृतिक खेती। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में एक थोड़ा अंतर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान प्राकृतिक खेती के महत्व की ओर दिलाना चाहता हूँ। आज रासायनिक खाद, कीड़े मार दवाई तथा खरपतवारनाशक के अत्यधिक उपयोग से जमीन की उर्वरकता तथा जल धारण करने की क्षमता के साथ पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके प्रयोग से न केवल मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अपितु पशुधन के गर्भाधारण में भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यहाँ तक कि फसलों में भी पोषक तत्वों की कमी हो रही है। रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण पंजाब में मालवा क्षेत्र, विशेषकर मुक्तसर, मानता और बठिंडा जैसे जिले, जिन्हें कपास बेल्ट के नाम से जाना जाता है, को अब कैंसर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। अतः हम जहर बोकर जहर काटने की प्रवृत्ति को हमें बंद करना होगा तथा प्राकृतिक खेती को और बढ़ावा देना होगा, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से बचाकर बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ बेहतर वातावरण एक स्वर्णिम विरासत के रूप में दे सकें और अपनी जागरूकता व बुद्धिमत्ता का परिचय दें। माननीय मंत्री जी, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों के लिए जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण व वित्तीय सहायता देना, जैव उर्वरक तथा जैव कीटनाशकों के उत्पादन के लिए उद्योग स्थापित करने, जैविक फसलों के लिए बाजार व्यवस्था, प्रमाणन प्रणाली, आवश्यक उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराने इत्यादि से संबंधित योजनाओं से अवगत करवाएं। जी मंत्री। स्पीकर सर, विधायक जी ने माइक थोड़ा ठीक कर। स्पीकर सर, विधायक जी ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, जिससे परोपकार भी होगा और स्वास्थ्य भी ठीक होगा। वैसे हमारी सरकार की, केंद्र की और प्रदेश की माननीय प्रधानमंत्री जी की भी योजना प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इसमें बहुत इंटरेस्ट है। और मैं समझता हूँ भाई खेती 3 तरह की है स्पीकर सर। एक तो रासायनिक खेती, जिसको हम प्राकृतिक खेती के नाम से ज़्यादा जानते हैं। दूसरा एक प्रयास किया था जैविक खेती का, और एक है प्राकृतिक खेती। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में एक थोड़ा अंतर है। जैविक खेती के अंदर विदेशी केंचुए का प्रयोग होता है, केवल जो गोबर ही खाता है, मिट्टी नहीं खाता, वो गोबर से खाद बनाता है, वो प्रोसेस है जैविक खेती का। और प्राकृतिक खेती का जो आधार है वो प्रकृति के ऊपर आधारित है। हमारा जो केंचुआ है वो मिट्टी में पड़ता है, मिट्टी खाता है, और मिट्टी के साथ साथ गोबर का भी उसका भोजन है, गोबर से वो खाद बनाता है। इसमें प्राकृतिक खेती के अंदर खर्चा कम है, आमदन ज्यादा है। लेकिन हमारे किसान भाइयों के दिमाग में कुछ ऐसी कोई सोच है, भाई हमारी अगर हम डीएपी नहीं डालेंगे, हम यूरिया नहीं डालेंगे, हम कीटनाशक दवाई नहीं डालेंगे, तो शायद हमारी आमदन कम हो जाए। खर्चा इसमें ज्यादा होता है, और इसकी वजह से जो खाद का प्रयोग हुआ और जो डीएपी का, यूरिया का, पेस्टिसाइड का, उससे हमारी जमीन की उर्वरता कम होगी, यानी कि पैदावार कम होगी। और उस पैदावार को बढ़ाने के लिए हम खाद का प्रयोग ज्यादा करने लगे ताकि पैदावार हमारी ज्यादा हो। लेकिन ऐसा करने से, माननीय हमारे जो विधायक जी हैं जिन्होंने सवाल पूछा, ऐसा करने से जमीन के अंदर कठोर होगी, पानी पीने की क्षमता कम होगी, और हमारा जो इस दवाई से, पेस्टिसाइड से, यूरिया से, डीएपी से इसका जो असर गया, जो हमारा केंचुआ जमीन के अंदर काम करता था वो 15 फुट नीचे चला गया। और ये डीएपी, यूरिया खाद की वजह से हमारे पानी के अंदर भी असर पड़ा, और वो पानी जहरीला हुआ, जिससे इन्होंने माननीय हमारे
विधायक जी ने चर्चा की पंजाब की, और उसके अंदर वो कपास का एरिया है, कपास के नाम से जाना जाता था। कपास के अंदर डीएपी यूरिया की ज्यादा खपत हुई और उस खपत के कारण वहां की जमीन कठोर हुई और वहां का पानी खराब हुआ, जिससे धरती की सेहत खराब हुई। हमारी माँ है धरती, धरती की सेहत खराब होगी तो बच्चों की सेहत कौन ठीक करेगा? बच्चों की सेहत तो और खराब होगी। इसलिए हमारे यहाँ जो कैंसर की बीमारी आई है, इसी यूरिया से, डीएपी से, पेस्टिसाइड से, इसके प्रयोग से हमारे देश की जमीन इतनी जहरीली होगी जिससे अनाज भी जहरीला हुआ। हमारे अनाज के अंदर ऐसे तत्व आ गए जो हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए अनाज के अंदर भी विकार आया। और साथ मैं स्पीकर साहब इनका धन्यवाद भी करना चाहूंगा। इन्होंने जो सवाल पूछा, इससे प्रदेश का भी भला होगा, देश का भी होगा। अगर इनकी बात हम सभी विधायकगण इस बात को सोचने कि ये प्राकृतिक खेती हमने करनी है, इसके लिए सरकार ने क्या क्या प्रोत्साहन दिए, वो मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। स्वतंत्रता के बाद देश में आज उत्पादन को बढ़ावा देना सबसे बड़ी चुनौती थी, इसलिए हरी क्रांति के दौर में गेहूं और धान की उच्च उपज देने वाली किस्में लाई गई, जिन्हें सिंचाई और उर्वरक की अधिक आवश्यकता होती है। देश राज्य के खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, लेकिन उर्वरकों और कीटनाशकों की अधिक मात्रा के निरंतर उपयोग से मिट्टी की सेहत खराब हुई।